कौशल किशोर बीएड प्रवक्ता शिवलोक श्रीनेत महाविद्यालय परडी मिर्ज़ापुर से आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि मैं जो है इस कोरोना महामारी के दौर में, जो कि लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय से चल रहा है, और इससे शिक्षा जगत का बड़ा ही नुकसान हो रहा है और हम सभी लोग इससे अत्यंत दुखी एवं परेशान हैं और शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में हम सभी को, जैसे कि एक सुविधा हम लोगों को उपलब्ध है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हम जो है एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं और शिक्षा से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारियां शेयर कर सकते हैं। अतः हम यहाँ पर एक प्रयास शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। और मैंने लगभग 10 वर्षों तक मिर्ज़ापुर ज़िले के एक महाविद्यालय जिसका नाम है शिवलोक श्रीनेत पीजी कॉलेज पड़री मिर्ज़ापुर में 10 वर्षों तक अध्ययन अध्यापन कार्य शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में किया है, बीएड विभाग में, और अन्य प्रशिक्षण विभागों में भी। तो जो मेरा अनुभव है वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें हम अधिक ध्यान देंगे शिक्षा शास्त्र विषय एवं बीएड विषय से संबंधित चीज़ों पर, जिसमें मेरा विशेष ध्यान होगा जो बीएड विभाग के छात्रों की कक्षाएं अभी बंद चल रही हैं। तो मैं यानी कि हम सभी मिल करके कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, जो कि जैसी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है उसमें हम आज जो है हमने कुछ प्रश्नों का संकलन तैयार किया है जो शिक्षा मनोविज्ञान विषय से संबंधित है। और ये शिक्षा मनोविज्ञान बीएड जैसा कि सेमेस्टर वाइज चलते हैं, जिसमें 4 सेमेस्टर में बीएड के जो कंटेंट हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, वो बटे हुए हैं। तो पहले सेमेस्टर में थ्योरी के 4 पेपर्स हैं, जिसमें दूसरा पेपर है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने कुछ प्रश्नों का संकलन किया है जो इस प्रकार हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र से कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम क्रमवार पढ़ेंगे, आप नोट कर सकेंगे। प्रश्न है, मनोविज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है? इसकी समुचित परिभाषा दीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना खोई, किंतु आज भी एक अपने प्रकार का व्यवहार लिए हुए है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कीजिए।
नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसके क्षेत्र की चर्चा कीजिए। या अगला प्रश्न है शैक्षिक परिस्थितियों के संदर्भ में मानव व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का निर्माण करता है। उक्त कथन के प्रकाश में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र की चर्चा कीजिए। इसी तरह से आगे प्रश्न बन रहा है शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को एक अच्छा शिक्षक बनाने में किस प्रकार सहायता करता है, स्पष्ट कीजिए। या एक अध्यापक के लिए मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इसकी चर्चा करें। नेक्स्ट प्रश्न है मानव व्यवहार के अध्ययन की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधियों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। या शिक्षा मनोविज्ञान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करता है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा तथ्यों को एकत्रित करने के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। या प्रयोगात्मक विधि से आप क्या समझते हैं, प्रयोगात्मक विधि के उद्देश्य, लाभ तथा दोषों की चर्चा कीजिए। इसी क्रम में प्रयोगात्मक विधि का सविस्तार वर्णन करने को प्रश्न आ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का क्या महत्व है, इसके गुण व दोषों की व्याख्या कीजिए। प्रयोगात्मक विधि की विशेषताओं और सीमाओं का विवेचन कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन हेतु विभेदात्मक विधि तथा नैदानिक विधि का क्या महत्व है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से प्रश्नों के संकलन का आप उत्तर तैयार कर सकते हैं और अपने कंटेंट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका शिक्षा मनोविज्ञान में अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत व अवस्थाएं। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत व उनकी अवस्थाएं, इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। अभिवृद्धि व विकास के अंतर को स्पष्ट करते हुए उनके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या विकास से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है शैशवावस्था का महत्व प्रदर्शित करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, इस कथन की विवेचना करते हुए शिशु शिक्षा की एक संक्षिप्तता पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। अन्य है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। या अन्य है बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में है अन्य प्रश्न है शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, इस कथन की विवेचना कीजिए और बताइए कि इस अवस्था के लिए शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है। अन्य है बाल्यावस्था में शैक्षिक विकास के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, इस कथन की व्याख्या करते हुए इस अवस्था के बालकों के लिए एक संक्षिप्त कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए। किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न है किशोरावस्था की मुख्य सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षक उनके स्वस्थ विकास के लिए किन किन उपायों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए या किशोरावस्था की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है
शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक विकास का वर्णन कीजिए और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। इसी क्रम में है शारीरिक विकास के सिद्धांतों एवं नियमों की व्याख्या कीजिए, या शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या शारीरिक विकास के संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए, या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के मानसिक विकास के क्रम का चित्र प्रस्तुत कीजिए और उदाहरण देकर बताइए कि शिक्षक के लिए इस विकास क्रम का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी क्रम में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। और अब है बाल्यकाल से संबंधित प्रश्न है। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, स्पष्ट कीजिए तथा इस काल की विशेषताएं बताइए। या विकासोन्मुख किशोरों की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किशोरों को समाज का योग्य सदस्य बनाने हेतु अध्यापक के निर्देशन का महत्व बताइए। या बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक नहीं माना जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास क्या है? एक औसत भारतीय किशोर की सामाजिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास की विशेषताओं का वर्णन करो। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोरों की कुछ संवेगात्मक समस्याओं का वर्णन कीजिए। इनका सामना करने में आप अपने छात्रों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, उल्लेख कीजिए। या अगला प्रश्न है, बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करो। यानी प्रश्न है, संवेगात्मक व सामाजिक विकास क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक समस्या काल है, इसकी विवेचना कीजिए। अन्य प्रश्न है, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसके विकास की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, चिंतन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनशीलता से आपका क्या तात्पर्य है। या नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या समाधान क्या होता है, उल्लेख करें। अन्य प्रश्न है, पियाजे के ज्ञानात्मक प्रक्रिया और उसके विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए एवं उसके शैक्षिक महत्व का विस्तार से विवेचना कीजिए। आपका अगला खंड है अधिगम, अर्थ एवं सिद्धांत। इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके समक्ष हैं। इसमें प्रश्न है, आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ बताइए। इसकी प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिए।
अधिगम का अर्थ बताइए, इसकी प्रमुख विशेषताओं की भी चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, वे कौन कौन से तत्व या घटक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, विस्तार से बताइए। अगला प्रश्न है, आप अपने छात्रों की अधिगम को उन्नत करने हेतु कौन कौन से उपाय काम में लाएंगे। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का परिचय दीजिए। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पावलोव के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, स्किनर के अधिगम के कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। स्किनर के अधिगम के कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अधिगम सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, हाल के अधिगम सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए, या हाल के अधिगम के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या हाल के अधिगम के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। हाल के अधिगम के व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। अगला प्रश्न है, टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत की विस्तृत विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, अधिगम के संकेत स्वरूप सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर्टलेविन के अधिगम सिद्धांत का परिचय दीजिए तथा इसका शैक्षिक महत्व भी बताइए। या अगला प्रश्न है, अधिगम का क्षेत्रकारी सिद्धांत क्या है, इनके शैक्षिक निहितार्थ भी बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, या अधिगम को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, यह अधिगम को कैसे प्रभावित करती है। और इस अधिगम से संबंधित अंतिम प्रश्न है, अधिगम का हस्तांतरण क्या होता है। अधिगम का हस्तांतरण क्या होता है, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत बताइए। अगला खंड है, समूह गत्यात्मकता। समूह गत्यात्मकता या अंग्रेजी में हम इसे ग्रुप डायनामिक्स भी कहते हैं। समूह गत्यात्मकता से जो प्रश्न बनते हैं वह है, समूह गत्यात्मकता पर
विस्तृत निबंध लिखिए। इसमें अगला प्रश्न है, कक्षा के सामाजिक संवेगात्मक वातावरण से क्या समझते हैं? इसमें अगला खंड है आपका वैयक्तिक विभिन्नताएं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वैयक्तिक विभिन्नताएं। इसमें अगले खंड में जो प्रश्न है वह सामने है। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से आपका क्या तात्पर्य है? ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? संक्षिप्त चर्चा कीजिए। या व्यक्तिगत भेदों के क्या कारण हैं? व्यक्तिगत भेदों के क्या कारण हैं? शिक्षा की दृष्टि से उनके महत्व का प्रतिपादन कीजिए। अथवा व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेदों से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत भेदों को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? शिक्षा की दृष्टि से व्यक्तिगत भेदों का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इस कथन की विवेचना कीजिए। या व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार करेगा? नेक्स्ट प्रश्न है, वैयक्तिक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं? इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डालिए। या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण क्या होता है? इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डालिए। इसी में अगला प्रश्न है, बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बुद्धि के संबंध में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बुद्धि के प्रज्ञा संरचना प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि को वर्गीकृत कीजिए तथा थॉमसन के बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि निकालने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण दीजिए। या बुद्धि लब्धि की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। अगला प्रश्न है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं? संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ समझाइए तथा संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या आशय है? अगला प्रश्न है, बुद्धिमापक परीक्षाओं के कितने प्रकार होते हैं? सबका संक्षेप में वर्णन करते हुए उनकी शिक्षा संबंधी महत्व पर प्रकाश डालिए। इन बुद्धिमापक परीक्षाओं की क्या क्या सीमाएं हैं? अगला प्रश्न है, बुद्धिमापक सामूहिक परीक्षाएं कौन कौन सी हैं? उनके द्वारा बालकों के समुदाय की बुद्धि का माप किस प्रकार किया जाएगा? अथवा व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षा में क्या अंतर है? अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षाओं के विकास का ऐतिहासिक दृश्य वर्णन कीजिए। बुद्धि परीक्षाओं की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कक्षा में छात्रों के हित में बुद्धि परीक्षा का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? अन्य प्रश्न है,
वैयक्तिक बुद्धि परीक्षाओं का उल्लेख कीजिए और बताइए कि वैयक्तिक बुद्धि परीक्षाओं में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक बुद्धि परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए उनके गुण व दोषों पर प्रकाश डालिए। सामान्य प्रश्न है, सृजनशीलता से आप क्या समझते हैं? सृजनशीलता के विभिन्न तत्वों का भी उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनशीलता के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रत्येक सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में सृजनशीलता के विकास के लिए आप किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे? उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, आप बालक की सृजनशीलता का माप किस प्रकार करेंगे? सृजनशीलता के माप की विधि का उल्लेख कीजिए। इसी क्रम में है, सृजनशील बालक कौन होते हैं? सृजनशील बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अन्य खंड है, शिक्षा मनोविज्ञान का अन्य खंड है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ, सिद्धांत एवं मापन। जिसे हम कह सकते हैं पर्सनालिटी, मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व से आपका क्या तात्पर्य है? व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताइए। अन्य प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का नाम लिखिए और प्रत्येक प्रकार का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा व्यक्तित्व का अध्ययन करने के विभिन्न सिद्धांतों का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? उनका वर्णन कीजिए। अन्य प्रश्न है, उन तत्वों को समझाइए जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसी क्रम में संगठित व्यक्तित्व का अर्थ बताइए या संगठित व्यक्तित्व का अर्थ समझाइए। अन्य प्रश्न है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? संगठित व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। अन्य प्रश्न हो सकता है, क्या व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है? व्यक्तित्व मापन के लिए किन किन साधनों को प्रयोग में लाना चाहिए? अन्य प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए। इसी क्रम में अन्य प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि के विशिष्ट उदाहरण के साथ व्यक्तित्व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों की समीक्षा कीजिए। व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों का मूल्यांकन कीजिए। अन्य प्रश्न है, भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की व्याख्या किस प्रकार की गई है? उल्लेख करें। अन्य प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति ने व्यक्तित्व के संबंध में क्या विचार दिए हैं? उल्लेख करें। अन्य प्रश्न है, आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के समवृत्ति शास्त्रीय व्यक्तित्व सिद्धांत का परिचय दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्राहम मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, एल्बर्ट बांडुरा के व्यक्तित्व सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अन्य प्रश्न है, डोलार्ड के व्यक्तित्व सिद्धांत का परिचय दीजिए। अन्य प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का परिचय दीजिए। एक बार पुनः सुन लीजिए, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का परिचय दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अन्य खंड है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन।
मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। इसमें जो प्रमुख प्रश्न बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ देते हुए कोई एक परिभाषा लिखिए। अन्य प्रश्न है, मानसिक संघर्ष अथवा द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? मानसिक स्वास्थ्य के आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। अन्य प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं बताइए। अन्य प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य खराब होने का क्या कारण है? अन्य प्रश्न है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? इसी प्रकार अन्य प्रश्न है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधक कारकों का उल्लेख कीजिए। यह अन्य प्रश्न है, आप अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या उपाय करेंगे? इसी में अन्य प्रश्न है, समायोजन तथा कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं? और इसी में एक अंतिम प्रश्न है, समायोजित व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न खंडों में जो प्रश्नों का संकलन था वह मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और आगे भी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे भी हम आपको सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद।